सीबीएसई क्लास 9th हिस्ट्री बुक के सेकंड चैप्टर को हम लोग कर रहे थे। इस चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इसकी ये चौथी क्लास है। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि रशियन पीजेंट्स जो है वो बाकी यूरोपियन पीजेंट्स से एक दूसरे तरीके से भी अलग थे, क्योंकि ये लोग जो हैं वो रशियन पीजेंट्स जो थे वो पीरियडिकली क्या करते थे, सारा ज़मीन जो है वो अपने कम्युनिटी मीड को दे देते थे। और मीड क्या करती थी, सारी फैमिली के रिक्वायरमेंट के अनुसार फिर से जो है वापस उस ज़मीन का बंटवारा करती थी। अब जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है सोशलिज्म इन रशिया। सोशलिज्म इन रशिया। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, इसमें ध्यान से समझिएगा। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914. The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's ideas. However, because of government policing, it had to operate as an illegal organization. It set up a newspaper, mobilized workers and organized strikes. तो जितनी भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज थीं, जितनी भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी रशिया में 1914 से पहले, इनको इलीगल घोषित कर दिया गया था कि ये पार्टीज गैर कानूनी हैं, ऐसे पार्टीज का होना नहीं चाहिए। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी रशिया में वो सारी की सारी इलीगल थी 1914 के पहले। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना जो है वो 1898 में 1898 में सोशलिस्ट लोगों के द्वारा की गई थी। और ये सोशलिस्ट लोग वो लोग थे, ये समाजवादी लोग वो लोग थे जो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले थे। कार्ल मार्क्स का विचार याद है ना? कार्ल मार्क्स का विचार ये था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट होती है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ पूंजीवादी होती है, और पूंजीवादी लोग जो होते हैं वो फैक्ट्री में लगी पूंजी पर उन्हीं का हक होता है। और कैपिटलिस्ट लोग, जो पूंजीवादी लोग को जो प्रॉफिट प्राप्त होता है, ये प्रॉफिट जनरेट करने का काम कौन करता है? वर्कर्स करते हैं। और वर्कर्स की स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक इन प्रॉफिट्स को पूंजीवादियों द्वारा क्या किया जाएगा, हासिल किया जाएगा, जमा किया जाता रहेगा। सो अगर वर्कर्स अपनी स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं तो पूंजीवादी सिस्टम जो है उसको उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का यह भी विश्वास था कि वर्कर्स को अपने आप को पूंजीवादी शोषण से फ्री करने के लिए, आज़ाद करने के लिए वर्कर्स को जो है वो एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण करना होगा। क्या करना होगा? परिवर्तनशील सामाजिक समाज का निर्माण करना होगा, जहां पर सारी प्रॉपर्टीज़ का नियंत्रण जो है वो सोशली किया जाएगा। सारी प्रॉपर्टीज़ का नियंत्रण क्या किया जाएगा? सोशली किया जाएगा। और ये एक साम्यवादी समाज होगी। वो इस बात से, मार्क्स जो है वो इस बात से कन्विंस थे कि वर्कर्स की पूंजीवादियों से लड़ाई में वर्कर्स ही विजयी होंगे, और उनकी राय में जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही भविष्य का समाज होगा। आई बात समझ में? तो ये मार्क्स की विचारधारा पर चलने वाले जो सोशलिस्ट लोग थे, इन्होंने 1898 में द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना करी। 1914 से पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी, ये सब क्या होती थी? इलीगल हुआ करती थी। हाउएवर, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसिंग, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी, इन लोगों को इलीगली क्या करना पड़ता था? गैर कानूनी ढंग से ऑपरेट करना पड़ता था। अपनी मीटिंग्स को गैर कानूनी ढंग से ऑपरेट करना पड़ता था। तो गैर कानूनी ढंग से ये लोग कैसे ऑपरेट करते थे, इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, सोर्स ए। ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है कि आपको पता चलेगा कि जब 1914 से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टी जब इलीगल थी रशिया में, तो ये लोग अपनी मीटिंग्स का आयोजन कैसे करते थे। तो अलेक्जेंडर सल्यापनिकोव ये नाम है। अलेक्जेंडर सल्यापनिकोव एक सोशलिस्ट वर्कर ऑफ द टाइम गिव्स अस अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड। तो अलेक्जेंडर
साल्यापनिकोव एक जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो उस समय की बातों को बताते हैं जिस समय 1914 से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या थी, गैर कानूनी थी। और ये लोग उन दिनों कैसे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे, चोरी छुपे कैसे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे, इसका एक एग्जाम्पल देने का काम किया है, जो आपके समझने में आसानी होगी कि किस तरीके का ये लोग मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करते थे। Propaganda was done in the plants and shops on an individual basis. There were also discussion circles. Legal meetings took place on matters concerning official issues, but this activity was skillfully integrated into the general struggle for the liberation of the working class. तो अलेक्जेंडर शल्यापनिकोव एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं अपने समय के, और वो जो है वो उन दिनों के बारे में बताते हैं कि उन दिनों जब ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलीगल हुआ करती थी, तो उन दिनों मीटिंग्स का आयोजन कैसे किया जाता था। सबसे पहले प्रोपेगेंडा होता था। प्रोपेगेंडा मतलब प्रचार को कहते हैं, दुष्प्रचार को कहते हैं, ठीक है। तो किसी बुरा प्रचार को करना जो है वो प्रोपेगेंडा कहलाता है। तो प्रचार जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे हुआ करता था, एक एक करके सब लोगों को बताया जाता था। कोई पैम्पलेट नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई नोटिस नहीं, एक एक करके लोगों को बताया जाता था कि भाई फलाने जगह पे आज मीटिंग है। एकदम बारीकी से चुपचाप किया जाता था ये काम। तो एक एक कारखानों में जाकर, एक एक दुकानों में जाकर जो है इंडिविजुअल बेसिस पर प्रचार करने का काम किया जाता था। और संबंधित मामलों पर जो है वो क्या होती थी, कानूनी बैठक भी होती थी। लीगल मीटिंग्स जो है वो ऑफिशियल इश्यूज को लेकर लीगल मीटिंग्स होती थी, लेकिन ये एक्टिविटी जो है वो बड़ी निपुणता के साथ होती थी। ये एक्टिविटी जो ये लोग किया करते थे बड़ी कुशलता के साथ किया करते थे। और इस मीटिंग में जो है वो मजदूर वर्ग को एक करके बड़े आंदोलन के लिए एक साथ पिरोने का काम किया जाता था। Illegal meetings were arranged on the spur of the moment, but in an organized way during lunch, in the evening break, in front of the exit, in the yard, or in establishments with several floors on the stairs. इलीगल मीटिंग्स जो हुआ करती थी, इनकी मीटिंग्स तो इलीगल ही थी, तो इनकी जो इलीगल मीटिंग्स हुआ करती थी वो जो तुरंत आयोजित की जाती थी। और कहाँ कहाँ आयोजित की जाती थी, कब कब आयोजित की जाती थी, लंच के दौरान सब एक साथ खाने के लिए इकट्ठा हुए तब मीटिंग कर ली। इवनिंग ब्रेक के दौरान जब निकलने लगे, छुट्टी होने लगी, तो गेट के बाहर या फिर बड़ी बिल्डिंग में जब सीढ़ियाँ इकट्ठा होती है, ऐसे ऐसे गोल गोल जो ऊपर जाता रहता है, ऐसी जगहों पर इनकी मीटिंग जो है इकट्ठा होती थी। The most alert workers would form a plug in the doorway and whole mass piled in the exit. तो जो मोस्ट अलर्ट जो वर्कर हुआ करते थे, जो सबसे सजग किस्म के मजदूर हुआ करते थे, वो प्लग का काम करते थे। पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी दरवाजे पर, जहाँ कहीं भी अरेंज है, जो भी जगह है, इन सब में से जहाँ जहाँ की चर्चा चली, इन सब जगह पे इकट्ठा हो जाते थे। एक आंदोलनकारी जो है इनके बीच खड़ा होता है स्पॉट पे, निर्णय करने के लिए, लीड करने के लिए कोई तो चाहिए ना। मैनेजमेंट वुड कॉन्टैक्ट द पुलिस ऑन द टेलीफोन, बट द स्पीचेस वुड हैव ऑलरेडी बीन मेड एंड द नेसेसरी डिसीजन टेकन बाय द टाइम दे अराइव्ड। अब जैसे इस तरह की मीटिंग होती तो हल्ला तो हो ही जाता था। तो मैनेजमेंट क्या करती थी कि पुलिस को फ़ोन कर देती थी, लेकिन जब तक पुलिस आए तब तक तो इनका डिसीजन होकर सब मीटिंग सब खत्म। तो अलेक्जेंडर शाल्यापनिकोव ऑन द ईव ऑफ 1917 रेमिनिसेंसेस फ्रॉम द रिवॉल्यूशनरी अंडरग्राउंड। तो रेमिनेंसेस फ्रॉम द रिवॉल्यूशनरी अंडरग्राउंड में ये मैगजीन में ये बात छपी थी और इसमें इस बात को एक्सप्लेन करने का काम कौन किया, अलेक्जेंडर शाल्यापनिकोव ने किया है। बात समझा। तो इलीगल मीटिंग इस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती थी। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मार्क्स के आइडिया को एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर चुके हैं। अब हम लोग लाइन बाय लाइन फिर से समझेंगे। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी रसिया में 1914 के पहले सब इलीगल थी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना 1898 में सोशलिस्ट के द्वारा हुई, और ये सोशलिस्ट लोग जो है वो मार्क्स विचारधारा के थे, मार्क्स के विचारों को मानने वाले थे, मार्क्सवादी विचारधाराओं के थे। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से इनको जो है वो गैर कानूनी ढंग से क्या करना पड़ता था, सारी चीज़ों को ऑपरेट करना पड़ता था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ने क्या किया, अपना न्यूज़पेपर निकाला, इन्होंने मजदूरों को मोबिलाइज किया, एक जगह लाने का काम किया, संगठित किया और स्ट्राइक्स भी किए। Some Russian socialists felt that the Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialists. Peasants, not workers, would be the main force of the revolution, and Russia could become socialist more quickly than any
Other countries, socialists are active in the countryside through the late 19th century. They formed the Socialist Revolutionary Party in 1900. This party struggled for peasants' rights and demanded that the land belonging to nobles be transferred to peasants. तो कुछ जो रशियन समाजवादी थे, सम रशियन समाजवादी ने इस बात को महसूस किया कि जिस तरीके से रशियन किसान लोग जो है, रशियन किसान की एक प्रथा थी ना, मीर को सारा ज़मीन सौंप देते थे, मीर ज़रूरत के हिसाब से लोगों को क्या करता था, ज़मीन बांटने का काम करता था। तो कुछ रशियन सोशलिस्ट ने ये महसूस किया कि जिस तरीके से रशियन पीजेंट्स जो है उन्होंने एक परंपरा बना रखी है ज़मीन के बंटवारे की, समय समय पर ज़मीन की बंटवारे की जिस तरीके से इन्होंने एक परंपरा बना रखी है, वो स्वाभाविक रूप से समाजवादी विचारधारा है। मतलब सही मायने में यही लोग क्या है, समाजवादी विचारधारा के हैं। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स। तो कुछ समाजवादी ने क्या सोचा कि इस तरीके से किसान ही, मजदूर नहीं, देखो अंतर समझो यहाँ पे, मजदूर नहीं, किसान ही क्या बनेंगे, रिवॉल्यूशन के मेन फोर्स बनेंगे। रिवॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जरूरत होती है, तो मुख्य ताकत कौन बनेगा, वर्कर्स नहीं बनेंगे। कुछ सोशलिस्ट का सोचना था कि मुख्य ताकत, क्रांति की जो मुख्य ताकत है वो वर्कर्स नहीं, किसान बनेंगे, क्योंकि किसानों में एकता है। ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने रिवाज बना रखा है अपनी ज़मीनों को बांटने का। और फिर अगर ऐसा हुआ तो रशिया जो है वो बाकी किसी भी यूरोपियन कंट्रीज से सबसे पहले क्या होगा, सोशलिस्ट हो जाएगा। यूरोप की किसी भी कंट्री से रशिया जो है वो पहले क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट हो जाएगा। सोशलिस्ट जो है वो देहाती साइड में ज़्यादातर किसान थे, तो सोशलिस्ट लोग जो है वो ज़्यादातर एक्टिव थे किधर, कंट्री साइड में। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के आखिरी में जो है वो सोशलिस्ट लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे देहाती एरिया में। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन 1900। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स। तो देहाती एरिया में जो है वो सोशलिस्ट लोग क्या थे, 19th सेंचुरी के आखिरी में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और उन्होंने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनाई 1900 में। कौन कौन सी पार्टी कब बनी ये आप याद रखो, अंडरलाइन करो। तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी किसने बनाई, देहाती एरिया के किसानों ने बनाई, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। ये पार्टी जो है वो किसानों के अधिकार के लिए, और इस बात के लिए इन्होंने स्ट्राइक करना शुरू किया, आंदोलन करना शुरू किया, इस बात का डिमांड करना शुरू किया कि नोबल्स की ज़मीन को किसको हस्तांतरित कर दिया जाए, किसानों को। समझ में आ रहा है कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का क्या उद्देश्य था, क्या इसने किया। तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी ने लड़ाई लड़ी, किसानों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, और इस बात का मांग किया इन्होंने कि नोबल्स की जो ज़मीन है वो किसानों को दे दी जाए, किसान लोग इस पर खेती करेंगे। Social Democrats disagreed with socialist revolutionaries about peasants. Lenin felt that peasants were not one united group. Some were poor, others rich. Some worked as laborers while others were capitalists who employed workers. Given this differentiation within them, they could not all be part of the socialist movement. अब देखो यहाँ पर जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं, जो सामाजिक लोकतांत्रिक विचारधारा के थे, वो इस बात से सहमत नहीं थे। ये जो सोशलिस्ट लोग जो थे इसकी विचारधारा से ये लोग सहमत नहीं थे। कौन लोग सहमत नहीं थे, सोशल डेमोक्रेट्स लोग जो थे वो समाजवादी क्रांतिकारियों से किसानों को लेकर जो उनकी रुख था, उनके अधिकार के लिए, है ना, लड़ाई लड़ना, नोबल्स की ज़मीन को लेकर के किसानों को दे देना, इन बातों की मांग को लेकर के जो है वो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक्स जो हैं वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी से क्या नहीं थे, सहमत नहीं थे। लेनिन ने महसूस किया कि किसान लोग जो है वो एक यूनाइटेड ग्रुप में नहीं है। किसान लोग जो है वो एक यूनाइटेड ग्रुप में नहीं है। कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग धनी हैं, कुछ लोग लेबरर्स हैं, तो कुछ लोग कैपिटलिस्ट हैं जो लोगों को नौकरी भी देते हैं। गिवन दिस डिफ्रेंसिएशन विद इन देम दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ ए सोशलिस्ट मूवमेंट। इस डिफरेंस को देते हुए लेनिन ने ये कहा कि इस तरह की मतभेदों, इस तरह के विभेदों की वजह से सभी को जो है वो समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं बना सकते, क्योंकि सब, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग पुअर हैं, यूनाइटेड नहीं है। इस आधार पर लेनिन ने क्या कहा कि इन लोगों को जो है वो आंदोलन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता।
The party was divided over the strategy of organization. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik groups, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number of and quality of its members. Others, Mensheviks, thought that the party should be open to all, as in Germany. तो ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की राजनीति को लेकर के, स्ट्रैटेजी को लेकर के, रणनीति को लेकर, स्ट्रैटेजी रणनीति को कहते हैं। रणनीति का मतलब किसी चीज को कैसे करना है। तो संगठन की रणनीति को लेकर पार्टी जो है वो, उसमें क्या था, डिवीजन था, मतभेद था। व्लादिमीर लेनिन, ये नाम याद रखना, भूलना मत। व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक ग्रुप का मुखिया था, बोल्शेविक ग्रुप को लीड करने का काम कौन कर रहा था, व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे। उनका मानना था कि जार जैसे शासन करने वाले रूस में जहां पर जार जैसे राजा का शासन है, दमनकारी राजा का शासन है, वहां पर अगर पार्टी में मतभेद होगा, लोग एकजुट नहीं होंगे, है ना, सदस्यों की संख्या और स्तर में एक डिसिप्लिन नहीं होगा, सदस्यों की संख्या कम ही हो लेकिन सही हो, डिसिप्लिन में हो, तब तक जार को नहीं हराया जा सकता, तब तक जार को अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती, एक सोशलिस्ट समाज का निर्माण नहीं हो सकता। व्लादिमीर लेनिन का यह मानना था। व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक दल का मुखिया था, उनका सोचना था कि जार शासन वाले रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत जो है वो अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उनका पूरा नेतृत्व होना चाहिए। जबकि दूसरे दल के जो नेता थे, मेंशेविक दल के जो लोग थे, वो सोचते थे कि नहीं, पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए हो, सब उसमें आके शामिल हो सके। बस समझ में आया। तो सोशलिज्म इन रशिया का मतलब समझ में आया कि किस तरह का दल था, किस तरह के दल की क्या सोच थी। व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक दल का मुखिया था, हेडिंग कर रहा था, उसको हेड कर रहा था, लीड कर रहा था, उसका क्या सोचना था, मेंशेविक क्या सोच रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझेंगे अ टर्बुलेंट टाइम। टर्बुलेंट का मतलब था उथल पुथल। तो उथल पुथल का समय, द 1905 रिवॉल्यूशन। अब 1905 रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग जानेंगे। रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र, जिसकी शासन पे कोई उंगली न उठाए। रशिया में जार का शासन था। तो अनलाइक अदर यूरोपियन rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to the parliament. तो बाकी यूरोपियन रूलर्स के विपरीत, जहाँ पर दूसरे सारे लोग पार्लियामेंट की बातों को मानते थे, जार जो है वो संसद के अधीन नहीं था, वो संसद की बातों को नहीं मानता था, एक तंत्र था। जार जो है वो बिल्कुल एक तंत्र शासन करता था, वो पार्लियामेंट के अधीन नहीं था। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन्ड टू इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब लिबरल्स जो हैं वो चाहते थे कि ये जो इस तरह की जो स्थिति है उसमें सुधार हो, इस तरह की जो स्थिति है उसमें सुधार हो, अंत हो। मतलब राजा जहाँ पार्लियामेंट के अधीन नहीं होगा, पार्लियामेंट में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव पहुँचते हैं ना, लोगों की बात को सुनी जाती है, तो जहाँ राजा ही पार्लियामेंट के अधीन नहीं होगा तो वैसे स्थिति का क्या होना चाहिए, खात्मा होना चाहिए। तो जो लिबरल्स थे रशिया में, उन्होंने इस अफेयर की, इस स्थिति में खात्मे के लिए जो है वो क्या किया, इस स्थिति के खात्मे के लिए कि राजा जहां पर पार्लियामेंट के अधीन नहीं है, इस स्थिति के खात्मे के लिए इन्होंने अभियान चलाया। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशनरीज, दे वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इन लोगों ने, किन लोगों ने, लिबरल्स ने, इन लोगों ने सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर, वर्कर्स के साथ मिलकर 1905 के रिवॉल्यूशन के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की मांग रख दी। जब 1905 का रिवॉल्यूशन चल रहा था तो उन दिनों क्या किया, लिबरल्स ने क्या किया, एक मांग रख दी, कॉन्स्टिट्यूशन की मांग रख दी। और इनके सपोर्ट में कौन कौन था लिबरल्स के सपोर्ट में, सोशल डेमोक्रेट्स,
सोशल रिवॉल्यूशनरीज, इन्होंने काम किया। इन सोशल डेमोक्रेट्स ने, इन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज ने पीजेंट्स वर्कर्स के साथ मिलकर 1905 की रिवॉल्यूशन के दौरान काम किया और संविधान के निर्माण की मांग कर डाली। They were supported in the empire by nationalists in Poland, for instance, and in Muslim-dominated areas by Jihadists who wanted modernized Islam to lead their societies. तो ये जो लोग सोशल डेमोक्रेटिक्स और सोशल रिवॉल्यूशनरीज जो है, ये लोग जो किसानों और वर्कर्स के साथ मिलकर डिमांड कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान की, नियम की डिमांड कर रहे थे, इनको सपोर्ट मिला नेशनलिस्ट का, राष्ट्रवादियों का भी इनको सपोर्ट मिला जो कि एम्पायर में थे। एग्जाम्पल के तौर पे पोलैंड ले लो, पोलैंड के राष्ट्रवादियों का इनको सपोर्ट मिला। और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, मुस्लिम प्रभावित क्षेत्रों में भी मुस्लिम जद्दिस्ट द्वारा, जो लोग इस्लाम के आधुनिकीकरण के, मॉडर्नाइजेशन के समर्थक थे, जो लोग चाहते थे कि इस्लाम का मॉडर्नाइजेशन हो, ये लोग भी, इन्होंने भी क्या किया, इनका समर्थन किया। किसका? लिबरल्स का। ठीक है, जो लिबरल्स पीजेंट्स, वर्कर्स, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, सोशल डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर संविधान का मांग कर रहे थे। The year 1904 was particularly bad one for Russian workers. Prices of essential goods rose so quickly that the real wages declined by 20%. The membership of Workers' Association rose dramatically when 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works. There was a call for industrial action. Over the next few days, over 1,10,000 workers in St. Petersburg went on a strike demanding a reduction in the working days to 8 hours, an increase in wages and improvement in working conditions. 1904 का जो साल था ना, वो खास तौर पर रशियन मजदूरों के लिए बेकार था, बहुत बुरा था। क्यों बुरा था? क्योंकि ज़रूरत वाली जो भी चीज़ें हैं उनका दाम बढ़ गया, इतनी ज़्यादा दाम बढ़ गई कि 20% तक का अंतर आ गया। इमेजिन करो कि अगर आप 100 रुपये में अगर आप 2 किलो चीनी ला रहे हो और वही 2 किलो चीनी के लाने के लिए आपको 120 रुपये की जरूरत पड़े, तो 20% का क्या हो गया? महंगाई में वृद्धि हो गई। तो 1904 का साल वाकई खास तौर पर रशियन वर्कर्स के लिए बहुत बुरा था। एसेंशियल चीज़ों की दाम में इतनी तेज़ी बढ़ गई कि जो मजदूरी है वो 20% तक घट गई। मजदूरी उतना ही है लेकिन 20% घट गया। अब वर्कर्स की जो एसोसिएशन बनी थी उसकी मेंबरशिप की संख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होने लगी। जब असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स की सभा में से 4 सदस्यों को निकाल दिया गया। 4 लोगों को, जो 1904 में ये बनी थी, ये जो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स जो थी वो कब बनी थी? 1904 में। लाइन याद कर रखना, ये 4 में बनी थी और इसके 4 सदस्य 1904 में बनी थी और इसके 4 सदस्यों को क्या कर दिया गया? पुतिलोव आयरन मिल से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। ठीक है, ये असेंबली क्यों बनी थी? संविधान के निर्माण के लिए। ठीक है, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? सोशल डेमोक्रेट, सोशल रिवॉल्यूशनरीज, पीजेंट्स, वर्कर सब शामिल थे। ठीक है, तो जब 1904 में बनी असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 मेंबर्स को नौकरी से निकाल दिया गया, तो इंडस्ट्रियल एक्शन की जरूरत आ पड़ी, हड़ताल की जरूरत आ पड़ी, आंदोलन की जरूरत आ पड़ी। आने वाले कुछ दिनों में 110,000 यानी कि 1,10,000 मजदूरों ने सेंट पीटर्सबर्ग में जो है वो स्ट्राइक पर चले गए। सेंट पीटर्सबर्ग में 4 लोगों को निकाल दिया गया था काम से। इसके समर्थन में ये लोग 1,10,000 वर्कर्स जो है वो क्या चले गए? स्ट्राइक पर चले गए और इन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि आप वर्किंग आवर्स को, जो 12 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा तक हुआ करता था, उसको 8 घंटा कीजिए, हमारी मजदूरी में वृद्धि कीजिए, वर्किंग कंडीशन में सुधार कीजिए, इनका डिमांड था। When the procession of workers led by Father Gapon, ये याद रखना ये लाइन कि फादर गैपोन जो है पादरी, चर्च के जो पंडित जी होते हैं, तो फादर गैपोन इस रिवॉल्यूशन को लीड कर रहे थे। तो जब ये प्रोसेसन जो, ये जो जुलूस है वर्कर्स का, ये जो जुलूस है वो फादर गैपोन के नेतृत्व में विंटर पैलेस पहुंचा। ये विंटर पैलेस क्या था? ये विंटर पैलेस जार का महल था। तो जब अपने मांगों को लेकर गैपोन के नेतृत्व में, फादर गैपोन के नेतृत्व में 1,10,000 मजदूर जो विंटर पैलेस पहुंचे, इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कोसैक्स। तो पुलिस और घुड़सवार सैनिकों द्वारा इस पर क्या कर दिया गया? हमला करवा दिया गया। किसने करवाया? जार ने।
over 100 workers were killed and about 300 wounded. 100 मजदूर मारे गए, 300 मजदूर घायल हुए. द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, और इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है. तो ब्लडी संडे समझ में आया आपको, ठीक है. और इसी वजह से जो है ना, चूंकि खून खूब बही थी, इसी वजह से संडे को आज भी रेड से लिखा जाता है. स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन. और उसके बाद जो घटी घटनाएं हुई, इस संडे ब्लडी संडे के बाद जो घटी घटनाएं हुई, इनको 1905 क्रांति के नाम से जाना जाता है. 1905 की क्रांति के नाम से जाना जाता है. कोई दिक्कत नहीं. स्ट्राइक्स took place all over the country and universities closed down when student bodies staged walkouts complaining about the lack of civil liberties. Lawyers, doctors, engineers and other middle class workers established the union of unions and demanded a constituent assembly. स्ट्राइक जो है वो पूरे कंट्री में फैल गया. यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई. जब कॉलेज के लड़के जो हैं, स्टूडेंट जो है वो क्लास छोड़कर कहें कि जब उन्होंने कहा कि जब नागरिक स्वतंत्रता का ही अभाव है तो क्यों हम लोग करें क्लास, और ये क्लास छोड़ के ये लोग आंदोलन का हिस्सा बन गए. लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर, इन सब ने यूनियंस की स्थापना की, यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना करी और कहा कि हमारी मांग क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनावट की मांग है हमारी. उन्होंने क्या डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या करी जाए, बनाई जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए. ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ द इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा. अब क्या था, जार को झुकना पड़ा. तो 1905 के रिवॉल्यूशन के दौरान जार ने अनुमति दे दी कि ठीक है भाई, आप निर्वाचित परामर्शदाता संसद बनाइए, मैं उसके अधीन काम करूंगा. पहले अधीन नहीं था. अधीन करवाने के लिए दाम भी बढ़ गया था और भी कई सारे रीजंस थे 1905 रिवॉल्यूशन के. तो जार जो है आखिरकार निर्वाचित इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, जिसको ड्यूमा के नाम से भी जाना जाता है, ड्यूमा नाम याद रखना, इस बात के लिए जार ने क्या करी, सहमति दे दी. फॉर द ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कम्युनिटीज मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स. उसके बाद बहुत दिनों तक जो है ना, फॉर अ ब्रीफ वाइल, कुछ समय तक, बहुत दिनों तक नहीं, कुछ समय तक जो है रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत सारी ट्रेड यूनियंस, फैक्ट्रीज, कम्युनिटीज जो है जिसमें ज़्यादातर वर्कर्स लोग शामिल थे, इनका ये चला. आफ्टर 1905 मोस्ट कम्युनिटीज एंड यूनियंस वर्क अनऑफिशियली. और 1905 के बाद ये जो है वो अनऑफिशियली चलने लगा. इस पर अनाधिकृत रूप से ये चलने लगा, मतलब कानूनी ढंग से नहीं, अनाधिकृत रूप से चलने लगा. सिंस दे वेर डिक्लेयर्ड इलीगल, क्योंकि इनको जो है वो क्या कर दिया गया था, इलीगल घोषित कर दिया. मतलब आंदोलन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो ड्यूमा की स्थापना के लिए जार ने सहमति दे दिया. उसके बाद इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल घोषित कर दिया. सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, सीवियर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज. बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर, पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदी लगा दी गई, उनकी एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगा दी गई. द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 days एंड द री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 months. हाउ he did not want any questioning of the authority or any reduction in his power. He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. Liberals and revolutionaries were kept out. तो ये जार ने क्या किया, आंदोलन को देखते हुए, 1905 के आंदोलन को देखते हुए ड्यूमा की स्थापना तो कर दी, लेकिन इसको 75 दिन में ही बर्खास्त कर दिया, हटा दिया. ये ड्यूमा नहीं मानेंगे हम. फिर सेकेंड ड्यूमा बना, उसको भी 90 दिन में कर दिया. फिर थर्ड ड्यूमा बना, और ये जो थर्ड ड्यूमा बना उसमें उन्होंने अपने सपोर्टर्स को, कंजर्वेटिव्स को और किसको डाल दिया, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को डाल दिया. थर्ड जो बनाया ये कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को डाल दिया. ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर. वो अपनी सत्ता में, अपनी शासन में किसी भी तरह का दखल अंदाजी, क्वेश्चनिंग नहीं चाहता था. इसलिए उसने क्या किया, पहला भी खत्म किया ड्यूमा, सेकेंड भी खत्म किया. पहला 75 दिन में, दूसरा 90 दिन में, तीसरा में कंजर्वेटिव्स को भर दिया जो उसके समर्थक थे. लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट. और इस ड्यूमा में जो है वो लिबरल्स को और रिवोल्यूशनरीज को बाहर रखा गया. बात समझ में आया. तो जार ने पहले ड्यूमा को माना, फिर नहीं माना, फिर माना, फिर नहीं माना, और आखिरकार ऐसे लोगों से भर दिया जो इसका विरोध कर ही ना सके. तो जार का अंत कैसे हुआ, इसके शासन का अंत कैसे हुआ, वो युद्ध के बाद हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ. तो देखो क्या है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर. इस 3 लाइन को अंडरलाइन करना शुरुआती को.
तो पहला विश्व युद्ध और रशियन एम्पायर का मतलब जो मोनार्क सिस्टम था उसका अंत कह लो आप, ठीक है। देखो, इन 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस कहते हैं गठबंधन को, जब एक 3-4 देश मिलकर दूसरे देश से लड़ रहा है। तो 1914 में 1914 में जो वॉर शुरू हो गई, वॉर छिड़ गई, दो यूरोपियन गठबंधनों के बीच वॉर छिड़ गई। याद रखना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके किसके बीच हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो किसके, दो यूरोपियन अलायंसेस के बीच में हुई थी। एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। एक तरफ कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, इनको सेंट्रल पावर्स कहा गया। दूसरी तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो गया। Each country had a global empire and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the first world war. और इस तरीके से हर कंट्री का अपना ग्लोबल एम्पायर था। एम्पायर बताया था मैंने कि अपने देश से सटे दूसरे देश पर भी जो राजा शासन करता है वो उसका एम्पायर होता है, साम्राज्य होता है। तो चूंकि हर कंट्री का जो है वो ग्लोबल एम्पायर था, तो इसलिए यूरोप के साथ साथ जो है वो या युद्ध जो है वो बाहर भी फैल गया। बात समझ में आया? टू अलायंसेस के बीच शुरू हुआ था और बाद में फिर पहले अंदर अंदर हुआ, फिर बाहर बाहर शुरू हो गया, और यही था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि रसिया में जार का अंत कैसे हुआ था इस बात की चर्चा है। इन रसिया द वॉर वॉज initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II as the war continued. Though the Tsar refused to consult the main parties in the Duma, support were thin. Anti-German sentiments ran high, as can be seen in the renaming of St. Petersburg, a German name, as Petrograd. The Tsarina Alexandra's German origins and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the aristocracy unpopular. रसिया में शुरुआत में जो वॉर हुआ तो जार निकोलस का सब लोगों ने साथ दिया। सब लोगों ने क्या किया, इनका साथ दिया। सब लोगों ने साथ दिया जार निकोलस सेकंड का। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा चला, युद्ध ज्यादा दिन चला, तो युद्ध ज्यादा दिन चला और जार ने क्या किया, ड्यूमा के जो मेन पार्टीज थी, ड्यूमा के जो लोग थे, जो भी कंजर्वेटिव जो भी चुना था, उससे भी सलाह लेना बंद कर दिया कि क्या किया जाए। नतीजा क्या हुआ कि लोग समर्थन देना इसको बंद कर दिया। जर्मनी से युद्ध चल रहा था तो जर्मनी को लेकर विरोधाभास तो था ही, ऊपर से रानी जो थी जारीना, जार की पत्नी जारीना, जिनका नाम एलेक्जेंड्रा था, वो जर्मनी से ही थी। और उसके जो एडवाइजर में एक सन्यासी था जिसका नाम था रास्पुतिन, ये भी जर्मनी का था। तो जर्मन एंटी जर्मन सेंटिमेंट था। तो चूंकि ये रानी जर्मनी की है, इसके एडवाइजर लोग जर्मनी के, खास तौर पे एक सन्यासी जो कि रास्पुतिन नाम था। तो लोगों ने जारीना से, इसके एडवाइजर से, राजा से नफरत करना शुरू किया। राजा ने सलाह लेना बंद कर दिया। और रास्पुतिन जो थी, सॉरी, ये जो जारीना जो थी अलेक्जेंड्रा, जार की पत्नी, ये भी क्या थी, जर्मनी की थी। तो राजा के प्रति जो लोकप्रियता थी वो घट गई, खत्म हो गई। और एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स को आप इस तरीके भी समझ सकते हो कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल दिया था इन्होंने, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मनी नेम था। तो इसका सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया, पेट्रोग्राद कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि जर्मनी के विरोध में रसिया के लोगों की कैसी सोच थी। समझ में आया? फिर से समझ लो, रसिया में वॉर को जो है वो इनिशियली पॉपुलर था, लोगों ने समर्थन दिया जार निकोलस का। लेकिन जैसे जैसे वॉर लंबा गया, जार ने सलाह लेना बंद कर दिया ड्यूमा के मेन पार्टी से। सपोर्ट जो है वो कम पड़ गया, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स तो बढ़ ही रहा था। और इसका एक एग्जांपल ये भी है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके लोगों ने क्या किया, पेट्रोग्राद रख दिया। ऊपर से क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मनी नेम था, उसको बदल के पेट्रोग्राद कर दिया। जारीना जो थी, जिसका नाम अलेक्जेंड्रा था, वो भी जर्मनी मूल की थी, जर्मनी से बिलोंग करती थी। उसकी जो एडवाइजर्स थे, उसके राजा के जो एडवाइजर्स थे, रानी की जो एडवाइजर्स थी, वो लोग भी जर्मनी मूल के थे। और उसमें से खासतौर पे एक सन्यासी भी था, जिनसे लोग नफरत करते थे। रशिया के लोग जो है वो क्या करते थे, नफरत करते थे। तो इसलिए जो राजा अनपॉपुलर हो गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. In the west, armies fought from trenches stretches along eastern France. In the east, armies moved a good deal and fought battles, leaving large casualty defeats.
were shocking and demoralizing. Russia's armies lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था वो दो मोर्चे पर हुआ था, ईस्टर्न फ्रंट पर और वेस्टर्न फ्रंट पर। तो ईस्टर्न फ्रंट पे जो लोग लड़ रहे थे वो वेस्टर्न फ्रंट से उनकी स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर था। दरअसल वेस्ट में जो है वो आर्मी जो है खाई में से, मतलब गड्ढे में से लड़ रही थी। वेस्ट की जो आर्मी जो है फ्रांस साइड से, वो कहाँ से लड़ रही थी? गड्ढे में से, खाई में से लड़ रही थी, जो कि ईस्टर्न फ्रांस के सटे सटे था। और जबकि इधर रसिया की जो आर्मी है वो खुले मैदान से लड़ रही थी। नतीजा क्या हो रहा था कि रशियन आर्मी बहुत बुरी तरीके से क्या हो रही थी, उनको नुकसान पहुंच रहा था। बहुत सारी मरे हुए डेड बॉडीज को छोड़कर रशियन आर्मी आगे बढ़ रहे थे, लड़ रहे थे। हार जो थी वो बड़ी शॉकिंग हुई, हार जो हुई वो बहुत शॉकिंग हुई, बहुत डिमोरलाइजिंग हुई, बड़ी निराशाजनक हुई। रशिया की जो आर्मी है बहुत बुरे तरीक़ा से जर्मनी और ऑस्ट्रिया में हारी 1914 में और 1916 में। 7 मिलियन कैजुअलिटी, यानी 70 लाख लोग मरे, कम नहीं होता है, 70 लाख लोग मरे, है ना। 1917 में एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द enemy from being able to leave off the land. The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. The situation discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. तो 7 मिलियन लोग जो है वो 1917 में मरे। और जब रशियन आर्मी पीछे हटने लगी, हार गई, जब पीछे हटने लगी तो रशियन आर्मी ने क्या किया, पीछे हटते हटते जितने भी क्रॉप्स थी, खेत में फसल था, जो भी था, बिल्डिंग थी, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि जो दुश्मन देश के जो सैनिक हैं उनको खाना ना मिले, उनको मतलब उनको हमारी चीज़ें आसानी से ना मिल सके। कर तो दिया। इसकी वजह से जो, अब मान लो कि किसी का खेत नष्ट कर दोगे, कुछ बिल्डिंग्स नष्ट कर दोगे, तो बेघर लोग कहाँ जाएंगे? नतीजा हुआ कि 3 मिलियन शरणार्थी हो गए। शरणार्थी मतलब दूसरे के शरण में आ गए, ठीक है, मतलब जिन लोगों का ज़मीन बर्बाद कर दिया गया, जिन लोगों की बिल्डिंग्स तहस नहस कर दी गई। तो इन आर्मीज ने जो ये किया उसकी वजह से क्या हुआ, 3 लाख शरणार्थी जो वो रशिया में हो गए। सिचुएशन, ये जो सिचुएशन पैदा हुई, हारना, जार का साथ ना देना, इसकी वजह से जो है वो जार की लोकप्रियता जो है वो घट गई, ख़त्म हो गई। सोल्जर्स ऐसी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे जहाँ पर गवर्नमेंट साथ ना दे, जार साथ ना दे, राजा साथ ना दे, ऐसी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। कभी भी वॉर होता है तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है किसी भी देश पे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, सब पे असर पड़ता है। द वॉर हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पर भी, उद्योगों पर भी इसका बहुत असर पड़ा। रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मनी कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। वार का बुरा असर इंडस्ट्री पे भी पड़ा। रसिया की जो ओन इंडस्ट्रीज थी, जो बहुत कम थी, ना के बराबर थी, इसमें जो मटेरियल्स वगैरह आता था, रॉ मटेरियल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे ये लोग जो भेजा करते थे, कुछ भी, ये सब क्या होने लगा, बंद होने के कगार पे आने लगा, क्योंकि जर्मनी का बाल्टिक सी पर क्या हो गया, कब्जा हो गया। तो जर्मनी जिस रास्ते से, बाल्टिक समुद्र के जिस रास्ते थे औद्योगिक सामान आता था, रॉ मटेरियल वगैरह जिसपे इसमें यहाँ पे निर्माण होता था, उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया, वो आने नहीं देता था। तो इस तरीके से ही बुरा असर पड़ा। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रसिया दैन एल्सवेयर इन यूरोप। तो यूरोप के किसी भी अन्य जगह से, दूसरी जगह से, रसिया में जो फैक्ट्रीज वगैरह थी, इंडस्ट्री वगैरह थी, उनकी मशीनें बहुत बुरी तरीके से जल्दी क्या हुई, खराब हुई। चलेगा ही नहीं तो खराब तो हो गई। बाई 1916 रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन। 1916 आते आते रेलवे लाइन तक टूटने लगा, इतनी बुरी स्थिति आ गई, चल ही नहीं रहा है कुछ। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर। जो लोग अच्छे सेहत वाले थे उनको युद्ध में बुला लिया जाता था। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन। अब जो अच्छी सेहत वाले थे उन मजदूरों को आर्मी में बुला लिया जाता था। नतीजा क्या हुआ कि लेबर की शॉर्टेज हो गई, वर्कशॉप जो थे, उन जो एसेंशियल, जो ज़रूरत सामान का पैदावार करते थे, बनाते थे, वो भी बंद हो गया। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। अब आर्मी को खिलाने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होता था वो भेज दिया जाता था। फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कार्स। शहरों में लोगों के लिए रोटी, आटा सब दुर्लभ हो गया, मिल ही नहीं रहा। जो भी था वो तो आर्मी में चला जाता था, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं। बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। और 1916 आते आते तक रोटी की दुकानों पर दंगे होना आम बात हो गई।
भूखे रहेंगे तो लोग दंगे तो करेंगे। अब एक फिगर 7 समझो आप। द रशियन सोल्जर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशियन सोल्जर देखो कितनी तादाद में है। द इम्पेरियल Russian army came to be known as the Russian steamroller. It was the largest armed force in the world when the army shifted its loyalty and began supporting the revolutionaries. Tsar power collapsed. तो ये जो है वो इमेज है इंपेरियल रशियन आर्मी की, जिसको रशियन स्टीम रोलर के नाम से जाना जाता था। उस समय की ये सबसे लार्जेस्ट आर्मी थी। जब आर्मी ने अपनी वफादारी बदल दी, राजा अनपॉपुलर हो गया, आर्मी ने कहा कि अब हम राजा के साथ नहीं लड़ेंगे। तो जब इन्होंने अपनी वफादारी बदल दी और रिवॉल्यूशनरीज का साथ देने लगे तो जार का शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। जार का शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। तो अब हम लोग फरवरी रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक हम लोग इतना जितना पढ़े हैं आप लोग रिवाइज करो, बुक सामने में रख के पढ़ना ठीक रहेगा, ठीक है।